हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट बाल मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह क्लास कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं 30 नंबर का। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? पहला कह रहा है शिक्षक से, दूसरा कह रहा है शिक्षार्थी से, तीसरा कह रहा है कक्षा वातावरण से और चौथा कह रहा है शिक्षण से। तो इसमें ऑप्शन दिया है, फिर से अब 1-2 नंबर है, इसमें ए बी डाल दिया गया है। यहाँ पे 1 नंबर, ये कलर नहीं पता चल रहा है, रुकिए जी। यहाँ पे 1 नंबर ये है, रोमन में आप कर लें, चाहे 1-2 कर लें। 1 नंबर कह रहा है सिर्फ डी। क्या शिक्षण जो है केवल शिक्षण से संबंधित है? और दूसरा नंबर जो है वो कह रहा है ए और बी। दूसरा नंबर ए बी कह रहा है और तीसरा नंबर जो है, ये रोमन का 3rd नंबर आप लोग डाल दीजिएगा। तीसरा कह रहा है ए बी और सी, और चौथा जो है वो कह रहा है, इसमें 4 नंबर डाल दीजिएगा, ए बी सी डी। तो इसमें जो होगा चारों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं कह क्या रहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक भी जरूरी है, शिक्षार्थी भी जरूरी है, अर्थात बालक यह भी जरूरी है, और कक्षा का वातावरण कैसा है वह भी जरूरी है, और मेन पॉइंट शिक्षण भी जरूरी है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है सही से नंबरिंग नहीं की गई। आप 1 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, इसको 3 और यहाँ 4 ये कर सकते हैं। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न लिखित मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है। कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न किन मुख्य कारणों के ओतप्रोत घूमती है। पहला है शिक्षार्थी एवं अधिगम के अनुभव में, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम परिस्थिति में, कि सभी विकल्प सही है। इसमें कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत में घूमती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, जैसे कि कह रहा है किन से संबंधित है, इसमें किस मुख्य कारकों के ओतप्रोत से संबंधित है। तो पहला है शिक्षार्थी एवं अधिगम के अनुभव से, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया से, ये दोनों एक ही है। और शिक्षक शिक्षार्थी हो गया, अधिगम हो गया, प्लस अधिगम परिस्थितियाँ, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि सभी विकल्प सही है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या है। शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके मुख्य तत्व ये सभी माने जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, क्या रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। अगला है इससे वह दूसरे को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसमें कह क्या रहा है कि जब बच्चे को बाल मनोविज्ञान पढ़ाना हो, शिक्षक को, जैसे जब बच्चा है और एक शिक्षक को बच्चे को पढ़ाना हो और बाल मनोविज्ञान, तो उसको क्यों पढ़ के जाना चाहिए।
तो इसमें कह रहा है इसलिए पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि उसको आत्मसंतुष्टि मिले, ये गलत है। इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ये भी गलत है। इससे वह परीक्षा में प्रथम आ सके, उसकी कौन सी परीक्षा होगी? ये ऑप्शन नंबर डी जो है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाता है और रुचिकर भी बनाता है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक विद्यार्थी से ज़्यादा एक शिक्षक पढ़ता है, क्योंकि वो अपना प्रदर्शन अच्छा चाहता है कि हमारे क्लास में जो है हम बच्चों को कैसे शिक्षण दें ताकि हमारा क्लास जो है रुचिकर लगे। इसलिए इसमें जो होगा वो प्रभावशाली शिक्षण होगा। अगला इसमें है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन और प्रयोगी। ये व्यक्तिनिष्ठ बोला है तो इसमें हो जाएगा अंतःदर्शन। ये पहला ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वाद शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दिया है कौन सा, तो ये जो है रूसो का आप जानते हैं वो प्रकृतिवाद से संबंधित है। तो इसमें जो पूछा क्या गया है कि इसमें कौन सा वाद शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, वो हो जाएगा प्रकृतिवाद। अगला है, क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषणात्मक, गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत में जो है गेस्टाल्टवादियों का मुख्य योगदान है। अगला है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में किस जीवन का अध्ययन किया जाता है? गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक। तो विकासात्मक में जो है वो जन्म से देखा जाता है कि विकास कैसा हो रहा है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को माना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अगला है, अंतःदर्शन का तात्पर्य है। अंतःदर्शन का क्या तात्पर्य है? अपने व दूसरों के अंदर देखना, अपने में देखना, गहन निरीक्षण करना, पूर्वानुमान कहना। तो अंतःदर्शन मतलब स्वयं में देखना, स्वयं में देखना, कहते नहीं अपने आप को आंकना, तो वही स्वयं में देखना। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय का संबंध निम्नलिखित में से नाम से है, मतलब किस नाम से है मनोविश्लेषणात्मक का? तो मनोविश्लेषणात्मक जो है वो फ्रायड महोदय द्वारा इन्होंने बताया है, इदम अहम परम अहम जो है वो बालक के अंदर विद्यमान होता है। अगला है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक का वुंट का, वाटसन को, फ्रायड और हल को। तो वुंट जो है उन्हें हम प्रयोगात्मक, प्रयोग के मनोवैज्ञानिक जनक मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक होगा यार, गलत, सर्वाधिक। व्यक्ति के अध्ययन की सर्वाधिक स्पष्ट व सही तथा विश्वसनीय विधि है। स्पष्ट, सही और विश्वसनीय विधि कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन दिया है, अंतर्दर्शन विधि, व्यक्तिविद अध्ययन विधि, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि। तो विश्वसनीय विधि जो होती है, हम किसी चीज़ को प्रयोगात्मक विधि से सीखते हैं तो विश्वसनीय विधि के अंतर्गत आता है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी आनुवंशिक विधि है? आनुवंशिक विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक और विकासात्मक जो है ये आनुवंशिकता से जुड़ी हुई है। आनुवंशिकता से जुड़ी हुई विधि है विकासात्मक विधि। किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? गॉर्डनर ने, कॉन्ट दिया है ये, लास्की ने और रास ने, सॉरी देख रहे हैं। तो इसमें जो हो जाएगा वो रास हो जाएगा कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला है, निम्न में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? प्लेटो, रूसो, कांट और सुकरात।
तो रूसो जो है ये प्रकृतिवाद है। आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। रूसो के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, जो एक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, डीवी, हीगल। तो इसमें जो हो जाएगा वो डीवी हो जाएगा, ये आदर्शवाद नहीं है। अगला है, सुकरात की विचारधारा क्या थी? प्रकृतिवादी थी, आदर्शवादी थी, प्रयोगवादी थी, यथार्थवादी थी? तो इनकी जो धारा थी वो आदर्शवादी विचारधारा थी। अगला है, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मानुभूति, शारीरिक विकास, अंतर्दृष्टि, व्यवहारिक विकास। तो ये ऑप्शन नंबर 1 की आदर्शवादी शिक्षा में आत्मानुभूति प्राप्त होती थी। अगला था, कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और अस्तित्ववाद। तो इसमें पूछा है शिक्षा दर्शन अच्छे मानव के लिए जोर देता है, वो आदर्शवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम एवं सुंदरम होने चाहिए? आदर्शवादी, मानववादी, प्रकृतिवादी। अगला है यथार्थवादी। तो इसमें हो जाएगा आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षण की आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, प्रयोग करना, विचार विमर्श करना। पूछा क्या है? शिक्षण की आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है, तो प्रयोग करना जो है आदर्शवाद में नहीं सम्मिलित है। प्रश्न पूछ सकते हैं आप, व्याख्यान भी दे सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई प्रयोगशाला नहीं थी, प्रयोगात्मक विधि, इसलिए इसमें नहीं होगा। अगला है, आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन में विचार रखते थे? दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, धार्मिक अनुशासन और प्राकृतिक अनुशासन। तो आदर्शवादी शिक्षा वही थी जो हम गुरुकुल में जाके सीखते थे, तो वही उसमें कैसा अनुशासन में विश्वास रखते, वो प्रभावात्मक अनुशासन जो था उसमें ये लोग विश्वास रखते थे। अगला है, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे हैं? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो घोष, जे कृष्णमूर्ति। तो अत्यंत प्रकृतिवादी रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने शांति शिक्षा की भी शुरुआत की थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी था? सुकरात, हर्बर्ट स्पेंसर, उपयुक्त सभी। तो प्रकृतिवादी पूछा था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा हर्बर्ट स्पेंसर, क्योंकि ये सुकरात आदर्शवादी थे। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है? बालक स्वर्ग से आभा के बादल के साथ आता है, गलत। इसमें पूछा है सही नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित कौन प्रकृतिवादी के अनुसार सही नहीं है? तो बालक जो होता है वह स्वर्ग की आभा के साथ आता है, शक्ति के अधिकार का जन्म नहीं होता है, बालक तथा वो बालक क्या गाइस पर विचार न करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है। इसमें कह रहा है कि बालक क्या होगा, इस पर विचार न करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है। ठीक, क्या होगा के स्थान पे उसे ध्यान देना क्या है। और अगला कह रहा है, शिक्षा जीने के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। तो इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो यही गलत हो जाएगा। शिक्षा जीने के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, जरूरी नहीं है। अगला है, निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है आदर्शवाद से, यथार्थवाद से, प्रकृतिवाद से या प्रयोजनवाद से। निषेधात्मक जो शिक्षा होती है वो प्रकृतिवाद से संबंध होती है। अगला है, रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी रटकर, पुस्तकीय ज्ञान, क्रिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो रूसो ने जो क्रिया द्वारा सीखना शिक्षा का माना था। अगला है, प्रयोजनवाद के जन्मदाता थे प्लेटो, जॉन डीवी, रूसो, रसेल।
तो प्रयोजनवाद पूछा है। प्रयोजनवाद के जन्मदाता डी.वी. साहब थे। अगला है प्रयोजनवाद का जन्म स्थान है। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान क्या है? ब्रिटेन, भारत, यूरोप, अमेरिका। तो डी.वी. अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अगला है प्रयोजनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रयोजनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चार्ल्स सैंडर्ड पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, किलपैट्रिक। तो प्रयोजनवाद का सर्वप्रथम प्रयोग चार्ल्स सैंडर्ड पियर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवाद का प्रवर्तक था? कांट, मिल्टन, प्लेटो, C.S. पियर्स। तो यही हो जाएगा प्रयोजनवाद के प्रवर्तक पियर्स साहब थे। पियर्स साहब याद कर लीजिएगा तो पियर्स याद हो जाएंगे। अगला है प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन होना चाहिए। दमनात्मक, प्रभावात्मक, निरहस्तक्षेप, स्व अनुशासनात्मक। तो यही स्वानुशासन होना चाहिए। अगला है प्रयोजनवाद विश्वास करता है व्यक्ति व समाज में, ईश्वर में, प्रकृति में, विचार में। तो प्रयोजनवाद जो है वो व्यक्ति व समाज में विश्वास करता है। अगला है किस दर्शन ने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व दिया है? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद। तो प्रयोजनवाद जो हो जाएगा वो अनुभव दर्शन ने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने का महत्व दिया है। ये रहे हमारे 33 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में और 30 नंबर के पूछे जाते हैं। आप लोग इतने अच्छे से पढ़िएगा कि 30 में 30 नंबर जरूर लाइएगा, जिसे 27-25 प्लस आ जाएगा अगर इसमें, तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। क्योंकि ये जो मनोविज्ञान का सेक्शन होता है ना, ये काफ़ी अच्छा होता है और इसमें कई बार 30 में 30 नंबर बच्चों को आए हैं। इसमें आते हैं, मैथ में भी आते हैं। आप अच्छा स्कोर कीजिएगा ताकि फिर से कभी टेट ना देना पड़े। स्कोरों के साथ चलिएगा। ये रहे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे भी लगे होंगे और अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।